इसका नेटवर्क देखो तो मनीष, क्या हुआ? नेटवर्क रखो तो फिर लगता है गड़बड़ा रहता है। आंटी पानी चला रहे थे। कौन आंटी? क्या नाम है? आ गए होंगे। क्या बोल रहा? नेटवर्क चला गया क्या? नेटवर्क चला गया है तो ये तो खुल ही गया। टीवी तो खुल रहा होगा, कैसा को नहीं मालूम चल रहा है, खुल गया। नेट भागा था सिकंदर। अब ठीक है, साउंड आ रहा है सिकंदर? नेटवर्क बहुत आ रहा है। हाँ ठीक है। कहाँ चला के खोल के भाग जाता है। जी नेटवर्क है सब। अच्छा ठीक ठीक। स्क्रीन शेयर हो रहा है, साउंड क्लियर है नफीस? नेटवर्क है सब। ठीक। ठीक है मुकेश, क्लियर है। ठीक। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। ये ओपन कास्ट माइनिंग का जो कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग तो सारे इससे अवगत होंगे अच्छे तरह से। फिर भी इसको एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। नेटवर्क बीच में भाग जा रहा है। जैसे ये रेगुलेशन 105 नंबर मैनुअल ओपन कास्ट, इसके बाद वाला रेगुलेशन 106 नंबर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट है। इसमें से दो तीन जो डाटा वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग होगा उसमें जो बेंच का जो स्लोप होगा, बेंच का स्लोप जो है वो 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका हाइट बोलता है 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैनुअल लूज में यदि कर रहे हैं तब। एलुवियल सॉइल में, मोरम में, लूज लूज टाइप का मटेरियल में यदि कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से ज्यादा ये स्लोप नहीं होना चाहिए। ये दो डाटा याद रखना होगा। उसके बाद ये बिट का तो एक कॉमन है कि जो हाइट है उससे ज्यादा कम से कम बिट होना चाहिए, या बिट जो है हाइट से कम नहीं होना चाहिए। जितना हाइट है उससे कम बिट नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा बिट होगा तो सेफ है। हाँ गुड इवनिंग रणधीर। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ये दो डाटा, एक जो है हाइट ऑफ बेंचेस से रिलेटेड, अगर लूज के केस है तो लूज के केस में 1.5 मीटर 45 डिग्री, और बेंच का बिट जो है हाइट से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर तीन केस है मैनुअल ओपन कास्ट में। लूज के केस में, कोयला के केस में और कॉम्पैक्ट के केस में। तीनों के केस में हाइट जो है अलग अलग दिया है। लूज के केस में कितना दे दिया है? 1.5 मीटर, स्लोप 45 डिग्री। कोयला के केस में कितना दिया है? 3 मीटर, यहाँ भी स्लोप है 45 डिग्री। कॉम्पैक्ट के केस में 6 मीटर,
और इसमें स्लोप शायद नहीं दिया है, इसको एक बार इसको फिर भी देख लेते हैं। हाँ, कंपैक्ट के केस में क्या है, यहाँ सिंपल लिखा है, इन एक्सकवेशन इन एनी हार्ड कंपैक्ट ग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंजे पिट साइड शैल बी एडेक्वेटली बेंच्ड स्लोप्ड और सिक्योर्ड। यहाँ पर एडेक्वेटली यूज्ड किया है, इसमें जो है इसमें 45 डिग्री या वैसा नहीं लिखा है। हाइट जो है सिर्फ हमको याद रखना है कि 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। ये 3 डाटा जो है जिससे कि मैनुअल के केस में ऑब्जेक्टिव 1-2 बार एग्जाम में पूछा है। ऑल कंडीशन में 45 डिग्री है, लेकिन ये कंपैक्ट के केस में एडेक्वेटली स्लेप्ड लिखा है, 45 डिग्री लिखा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इससे, जैसे ये क्वेश्चन ये एमसीएल का आप लोग अभी एग्जाम देकर आए हैं, सबका सही भी है शायद। जूनियर ओवरमैन 2023 वाला अभी जो एग्जाम हुआ है, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द एंगल ऑफ स्लोप ऑफ पोल बेंच शुड नॉट एक्सीड। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में एंगल जो है कितना 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। ये वाला जो बेंच का स्लोप एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए, सबका सही भी होगा। नेक्स्ट है उसमें कहीं कहीं पर ओपन कास्ट माइनिंग में जो मैनुअल होता था, उसमें क्या है कि कितना कटिंग हुआ नहीं हुआ उसका मेजरमेंट करने के लिए बीच बीच में पिलर छोड़ दिया जाता था इस टाइप का। ये इस टाइप का जो पिलर को छोड़ते थे, उस पिलर को हम लोग साखी बोलते थे, हिंदी में साखी, या इंग्लिश में इसको विटनेस पिलर बोलते हैं। विटनेस पिलर, इसका पर्पस है कि बाद में मेजरमेंट करना, वर्कर का पेमेंट अगर वॉल्यूम बेसिस पे पेमेंट होता है तो ये मेजरमेंट करने के लिए कि कहाँ पर कितना हाइट का कटिंग हुआ है, इसलिए जगह जगह पर ये पिलर छोड़ा जाता था। तो ये पिलर छोड़ने से भी सेफ्टी इन डेंजर होता है। रुक रुक के चल रहा है, मुंडा का रुक रुक के चल रहा है, बाकी लोगों का मुकेश कट कट के आ रहा है क्या फिर? सिकंदर, मुकेश, बाकी लोगों का भी रुक रुक कर आ रहा है क्या क्लास? मुकेश का ठीक है, राठौर का ठीक है, एकदम सही। तो ये लग रहा है ये इसका कुछ मुंडा कुछ नेटवर्क का लोकल इशू होगा, हो सकता है। तो ये ओपन कास्ट माइंस में मेजरमेंट के लिए ये जो पिलर को छोड़ते हैं, उस पिलर को हम लोग विटनेस पिलर बोलते हैं, या हिंदी में इसको साखी बोला जाता था। तो ये पिलर जो छोड़ते हैं इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, वो डायमेंशन फिर याद रखने का जरूरी। ये बोलता है कि इसका हाइट जो है, ये वाला हाइट जो है, ये हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा बोलता है नहीं होना चाहिए। और जहां पर ये हाइट, कोई और एक केस लेते हैं जहां पर ये हाइट 1.25 मीटर से ज्यादा हो, जहां पर ये हाइट मोर देन 1.25 मीटर है, उस जगह पर बोलता है कि इसका जो बेस होगा, ये बेस हो गया, ये बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए मतलब कि इससे ज्यादा होगा तो सेफ है। डायमीटर बेस जितना ज्यादा रहेगा उतना सेफ रहेगा। अगर बेस कम रहेगा, बिल्कुल खरा इस टाइप का पिलर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये गिर कर आसपास में कोई मैनुअली आदमी काम कर रहा है तो उसको इंडेंजर कर सकता है। इसीलिए मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग में सीबू का भी रुक रुक के आ रहा है, सुजीत का क्लियर है।
रुकना तो अब नहीं चाहिए था। शिबू और मुंडा का लगता है वहीं से कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो ये साखी से रिलेटेड या विटनेस पिलर से रिलेटेड जो है, ये डायमेंशन ये याद रखना है कि इसका पिलर हाइट कितना 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां 1.5 1.25 मीटर से ज्यादा है वहां पर बेस कितना 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका इतना ही है बेस का डायमीटर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोयला के केस में हम लोग देख लिए कि कोयला के केस में बेंच हाइट मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है तो बोलता है कोयला के केस में बेंच हाइट जो है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका ये एंगल जो है ये वाला एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए एसटी। कोयला का केस हो गया। फिर ये एमसीएल का जूनियर ओवरमैन के एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द हाइट ऑफ कोल बेंच शैल नॉट एक्सीड। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हाइट कोयला का हाइट कितना 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है। ये क्वेश्चन 2023 का एमसीएल का ही है। अब उसके बाद बोला है हार्ड और कम्पैक्ट ग्राउंड में। हार्ड और कम्पैक्ट ग्राउंड में यदि काम कर रहे हैं और मैनुअल ओपन कास्ट मेथड से है तो उस केस में बोलता है कि 6 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। हार्ड और कम्पैक्ट ग्राउंड, हार्ड और कम्पैक्ट ग्राउंड है तो इसमें क्या है गिरने का लूज गिरने का चांस कम है, तो उस कंडीशन में ये वाला हाइट जो है 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने से अनसेफ है। इसमें बाकी जो है एडेक्वेटली बेंच लिखा है, स्लोप लिखा है। 45 डिग्री वाला इसमें वर्ड यूज नहीं किया है, वैसे आप दे देते हैं तो ठीक है। सिकंदर मंडल क्या पूछ रहा है, लूज मटेरियल में क्या होगा सर, ओबी या कुछ और? नहीं, लूज मटेरियल का मतलब जैसे कभी कहीं कहीं का ग्राउंड जो है ना अनकंसोलिडेटेड टाइप का रहता है, जैसे कहीं कहीं पर तो बिल्कुल हार्ड है और कहीं कहीं पर ऊपर में ही मिट्टी का लेयर है, बहुत जो है 6-7 का लेयर है। जैसे नेवेली लिग्नाइट सब के माइंस में ऊपर में जो है बहुत लूज लेयर है। तो वो सब कंडीशंस में अगर मैनुअल माइनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए बोलता है कि 1.5 मीटर से हाइट ज्यादा नहीं होगा। कौन? मैनुअल के केस में। लूज का मतलब है किसी भी तरह का लूज, और लूज से ये ओवरबर्डन भी हो सकता है। ये केस कब आता है, ओवरबर्डन वाला केस कब आएगा? कभी कभी लोग किया है कि इधर ओपन कास्ट माइनिंग की और यहाँ से जो ओबी निकला बाजू में रख दिए जो कोल बियरिंग एरिया है। तो कोल बियरिंग एरिया में यदि ये लूज रखा हुआ है तो ये ओवरबर्डन हो गया, लूज ही हो गया। तो इसको हैंडलिंग के लिए भी जो अगर मैनुअल मेथड से करते हैं तो जो इसका नियम है वो अप्लीकेबल होगा, और लूज में ओपन कास्ट से भी करते हैं तो उसका भी सर्टेन रूल है। आगे मैकेनाइज्ड वाला में चलेंगे तो उसको देखेंगे। तो लूज जहां भी आएगा मैनुअल मेथड से करने हैं तो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए हाइट। मैकेनाइज से करना है तो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। मैकेनाइज वाला आगे वाला रेगुलेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन ये ओपन कास्ट से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं होगा किसी का गलत। रिवीजन टाइप का खाली कर लीजिए। ये हार्ड कंपैक्ट वाला ये याद रखना होगा 6 मीटर। हार्ड कंपैक्ट है, मैनुअल मेथड से काम हो रहा है तो 6 मीटर से ज्यादा बेंच हाइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये उसी रेगुलेशन का 105 नंबर रेगुलेशन का ही आगे दिया है। नो लूज स्टोन और डेब्रिज शैल बी अलाउड टू रिमेन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकावेशन। मतलब कि ये जैसे ये बेंचेज किया हुआ है तो ये जो एज हुआ इस एज से 3 मीटर के डिस्टेंस तक के इस बीच में कोई पेड़ पौधा या कोई ट्री या कोई लूज जो है नहीं रहना चाहिए। कोई लूज रहेगा तो ये स्लाइड करके नीचे वाला बेंच को इंडेंजर करेगा। तो कोई भी
एज से, एज ऑफ एक्सकावेशन के 3 मीटर के अंदर में कोई भी लूज बोलता है नहीं रहने के लिए, कोई भी ट्री या पेड़ पौधा नहीं रहने के लिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा है एनसीएल 2023, ये एनसीएल का एग्जाम में पूछा है। द माइनिंग सरदार सेल चेक द प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज इन ओपन कास्ट वर्किंग। तो ये 3 मीटर वाला ये भी क्वेश्चन एनसीएल का पूछा हुआ है। क्वेश्चन को आज साथ में ही लेते चलते हैं, क्योंकि बीच बीच में लोग पूछता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो इसमें और ये 105 और 6 नंबर रेगुलेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रहता ही है। एक बार सिकंदर मैसेज किए तो बीच में फिर नेट कटा, क्या साउंड आ रहा है? कोई आदमी एक बार मैसेज कीजिए तो साउंड फिर रुक रुक के आ रहा है क्या? सुजीत अभी साउंड आ रहा है क्या? जो सर ठीक है, ठीक है, साउंड क्लियर है। शुभम साउंड क्लियर है? क्लियर है, ठीक। ठीक है राठौर, क्लियर। ये बोलता है, ये इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन शैल अंडर कट एनी फेस और साइड। ये अंडर कट नहीं करने के लिए बोलता है। अंडर कट से मतलब है जैसे कि ये इस टाइप का कटिंग करना है। कभी कभी अंडर कट का मतलब कभी कभी जैसे ऐसे ना काट करके कुछ जो है, ये ज्यादातर कोर्स आता है। जैसे मान लीजिए कि कोयला का केस है, ऊपर में वो भी भरा हुआ है, तो कोयला कभी कभी ऑपरेटर जो है किसी लालच में कोयला निकालने के चक्कर में यदि ऐसे काट देता है और ऐसे काट के ये गड्ढा कर देता है, तो इसको हम लोग अंडर कट बोलते हैं। तो अंडर कट बोलता है नहीं करने के लिए। अंडर कट कीजिएगा तो ओवर हैंग जैसा सिचुएशन हो जाएगा। जैसे ये बेंच का है, ऐसे अगर काट लिए तो ये ऊपर वाला पार्ट ये क्या होगा, ओवर हैंग बन जाएगा अंडर कट। और ये नीचे अंडर कट बच गया, तो ये अंडर कट को अवॉइड करने के लिए रेगुलेशन 105 में बोलता है। अब हम लोग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में आ जाते हैं। ये 106 नंबर रेगुलेशन, ये सब रेगुलेशन का बिल्कुल नंबर सहित याद रखिए। डायरेक्ट नंबर भी पूछ देगा कि 106 नंबर ये मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग किस रेगुलेशन में, तो ये नंबर सहित है। 105 में मैनुअल, 106 में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट। इससे बोलता है कोई, ये इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी ओपन कास्ट माइंस को स्टार्ट करने के पहले बोलता है कि वहां का साइंटिफिक स्टडी कराना होगा। क्या कराना होगा? साइंटिफिक स्टडी कराना होगा। ये कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर एजेंट एंड मैनेजर को है, और इसका कॉपी जो है मैनेजर का ऑफिस में रखा हुआ रहेगा। और ये साइंटिफिक स्टडी जो होता है, जनरली कोई साइंटिफिक बॉडी करती है। साइंटिफिक बॉडी का मतलब हो गया, जैसे अभी CMPDIL कर रही है, ISM कर रहा है, IIT सब कर रहा है, सिम्फर कर रहा है, ये सब इंस्टीट्यूट, NIT भी कर रहा है, NIT राउरकेला और बाकी भी। तो ये साइंटिफिक स्टडी कैसे क्या करना है, इसके लिए डिटेल्ड सर्कुलर, ये CMR तो आया 2017 में। उसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल्ड सर्कुलर आया है कि साइंटिफिक स्टडी कैसे क्या करना है। वो सर्कुलर का नंबर याद रखना हो। सर्कुलर का नंबर है सर्कुलर 3/2020 का, सर्कुलर नंबर 3/2020 का। उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है कि ये साइंटिफिक स्टडी जो है ये अभी चर्चा में है, क्योंकि 2017 के बाद बहुत सारे माइंस जो है इमीडिएट जो है, जहां जहां DGMS का वायोलेशन था, साइंटिफिक स्टडी करा लिए थे, लेकिन अभी दोबारा कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2020 में जो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर के हिसाब से साइंटिफिक स्टडी नहीं था। इस सर्कुलर में इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में बन सकता है, उस चीज को खाली सर्कुलर को भी देख लेंगे, पहले उस चीज को देख लेते हैं। उस सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट लिए हैं, जो वैसे वो 3 पेज का सर्कुलर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बेंच का जो स्लोप होगा, ओपन कास्ट माइंस में जो बेंच है,
बेंच में क्या है कि अगर कोई डिसकंटिन्यूटी है तो क्या होगा, ये वाला टूट कर गिरने का डर रहता है, ये स्लोप फेल्योर बोलते हैं। स्लोप फेल्योर का टाइप हम लोग पढ़ेंगे अभी। स्लोप फेल्योर, तो ये स्लोप का जो फेल्योर होता है, मतलब ये फेल करके जो गिरेगा, स्लाइड करेगा या टूटेगा, इसका एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी चीज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना में वो मैक्सिमम टूट सकता है और कितना में हम लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेंथ कितना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये स्लोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि इसको ये लिखा है टोटल फोर्स टू रेसिस्ट स्लाइडिंग, मतलब कि इससे ये स्लाइड होके नीचे गिरे नहीं, इसके लिए क्या है, अगर ये डिसकंटिन्यूटी है तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लग रहा है, वो फोर्स जो है ज्यादा होना चाहिए। किस फोर्स से, जिस फोर्स के कारण ये नीचे आना चाह रहा है, एक ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो है जो इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा, तो इस जो नीचे की तरफ ये आना चाह रहा है, इससे ज्यादा यदि फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा तो ये नहीं गिरेगा। तो ये जो टोटल फोर्स रेसिस्ट करने के लिए है, और टोटल जो है, और जो फोर्स इसको नीचे गिरा रहा है, उस दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मतलब जिस जिस फोर्स के कारण ये गिरना चाह रहा है और जिस फोर्स के कारण ये रुका हुआ है, तो जिस फोर्स के कारण ये रुका हुआ है वो मेनली फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसका डिवाइडेड बाय, और जिस फोर्स के कारण ये गिरना चाह रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसके कारण, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे क्या निकालते हैं वो डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन उस सर्कुलर में ये दिया हुआ है कि जो परमानेंट स्लोप होगा उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, तो वो याद रखिए कि जो बेंच का लिखा है, द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ पीट बेंच एंड डंप स्लोप सेल इन एनी केस नॉट बी लेस देन 1.5 फॉर परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप। मतलब कि माइंस का जो परमानेंट या लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबा टाइम के लिए हम ये बेंचिंग करके छोड़ दे रहे हैं, इधर काम अभी नहीं कर रहे हैं, तो अगर लंबा टाइम के लिए कोई बेंचेज छोड़ रहे हैं तो वहां पर जितना भी बेंच है या जो डंप स्लोप है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलता है कि 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। परमानेंट बेंच या पीट का जो डिजाइन है, डिजाइन ऑफ पीट बेंच एंड डंप स्लोप, ये तीनों चीज का लिखा है, उसका फैक्टर से सेफ्टी मिनिमम कितना होगा, पीट का, बेंच का, डंप स्लोप का मिनिमम 1.5 है। कब, जब वो परमानेंट नेचर का होगा तब। और जो अदर केसेस में, अदर केसेस का जैसे कि मान लिया जाए कि इधर माइंस बढ़ रहा है, आज माइंस यहाँ है, कल माइंस यहाँ बढ़ जाएगा, फिर ये ऐसे बढ़ जाएगा, जो डे टू डे बढ़ रहा है उसके लिए बोलता है मिनिमम 1.3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। तो ये दो डाटा याद रखिए जब कि माइंस में बेंच का, डंप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा या स्लोप सरफेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो जो परमानेंट नेचर का होगा उसका 1.5, जो टेम्पोररी नेचर का है उसका 1.3। तो ये 1.5 और 1.3 इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग एक सर्कुलर, ऐसे ये 3 पेज का है, इसको आप एक व्यू देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी का सर्कुलर नंबर 3 है 2020 का, नंबर सहित इसको याद रखिए, जो कि 106 नंबर रेगुलेशन के तहत जो साइंटिफिक स्टडी है उसके लिए ये कैसे कैसे करना है उसका ये गाइडलाइन देता है कि कैसे कैसे करना है। तो करने के लिए बहुत सारा दिया है, क्या क्या, वो पूरा डिटेल जब जब आप लोग एग्जाम नहीं रहेगा जब, तो उस समय डिटेल में इसको पढ़िएगा। अभी एग्जाम में है तो इसमें जो हमको इम्पोर्टेंट लगा उस एक पॉइंट को खाली इसमें निकाले हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला, कि माइंस का जो ये पीट बेंच डंप स्लोप ये सब का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो जो है 1.5, और ये 1.3, 1.5 हो गया परमानेंट के लिए और 1.3 हो गया अदर केसेस में, मतलब टेम्पोररी के लिए।
बाकी ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए बहुत सारा पैरामीटर है, जैसे जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रॉक मास, ग्राउंड वाटर कंडीशन, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज, सिस्मिक इफेक्ट, ये सब चीज पे वो डिपेंड करता है। तो ये सब, और ये बहुत सारा चीज दिया हुआ है कि जैसे ये जो साइंटिफिक स्टडी होगा उसमें क्या क्या चीज का स्टडी होगा, तो मेथड ऑफ माइनिंग के बारे में बताएगा, सीक्वेंस ऑफ माइनिंग मतलब कि किधर से स्टार्ट करेगा और कैसे कैसे बेंचिंग होगा उसके विषय में दिखाएगा, डंपिंग किधर क्या होगा उसका डिटेल रहेगा, मैकेनाइजेशन का मेथड, टाइप, साइज, किस टाइप का मशीन रहेगा वो डिटेल रहेगा, डिजाइन ऑफ बेंच, बेंच ज्योमेट्री मतलब बेंच का हाइट, विड्थ, रैम्प्स, वो सब का डिटेल ये साइंटिफिक स्टडी में है। तो ये सब चीज वैसा एक बार रीडिंग दे सकते हैं जब आप लोगों को डिटेल में टाइम रहेगा तब, अदरवाइज इसका जो इम्पोर्टेंट है हम उसको एक जगह कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पीपीटी पे, फिर हम लोग जहाँ पर थे। अब उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं और लूज में कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग क्या है, मैकेनाइज्ड है, 106 नंबर रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, अगर लूज में कर रहे हैं उस कंडीशंस में बोलता है, अगर ये लूज है या अभी जो सिकंदर जैसे बोला कि अगर ओबी वगैरह उठा रहा है, तो उस कंडीशन में ये रेगुलेशन बोल रहा है कि इसका हाइट जो है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लूज के केस में मैकेनाइज्ड मेथड से भी कर रहे हैं तो बोल रहा है 3 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो बेंच का बिट है, बाकी जगह में हर जगह पर लिखा है बेंच का बिट जो है हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि सॉरी, हाइट से कम नहीं होना चाहिए, हाइट से ज्यादा होगा तो अच्छा है। ये जो हाइट से एटलीस्ट ज्यादा होने के लिए बोलता है, मतलब कि हाइट से कम नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हाइट जो इसका है, जैसे हाइट इसका एच है तो विड्थ बोलता है मिनिमम 3 एच रखने के लिए। अगर हाइट 3 मीटर है तो ये कितना होगा, कम से कम 3 × 3 9 मीटर। अगर ये लूज में अगर हम 2 मीटर का ही हाइट लेकर अगर बेंचिंग किए हैं, 3 तो मैक्सिमम बोल रहा है, 3 से कम हम लोग बेंच हाइट रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में बोलता है कि मिनिमम बेंच बिट जो होगा वो 2 × 3 कितना होगा, 6 मीटर। तो ये एक याद रखना होगा कि लूज या अनकंसोलिडेटेड में या एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, उसमें यदि हम लोग ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड मेथड से काम करते हैं तो वहां पर जो हाइट होगा 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, और वो जो बेंच का विड्थ होगा शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स हाइट ऑफ द बेंच, जो बेंच का हाइट है उसका 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका 3 गुना से ज्यादा हो, 3H+ होना चाहिए। क्लियर है भाई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नितेश साउंड ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये इस जगह पर ये एक अलग है, इसको ये याद रखना होगा कि ये मैकेनाइज्ड है प्लस लूज में है। मैकेनाइज लूज में होगा तो 3 मीटर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और बेंच बिट जो उसका हाइट है उसका 3 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे कि क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में रह रहा है, हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंचेज इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जो बेंच का हाइट और विड्थ होता है वो 3 कंडीशन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ओपन कास्ट माइंस में जो बेंच का एक यहाँ पर हम एक स्लाइड ले लेते हैं, एक सेकंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब आदमी, और इससे हर बार क्वेश्चन शायद रहता है कि अब मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस में जो कि
हार्ड हो, कम्पैक्ट हो, मतलब लूज वाला को छोड़कर, वहां पर जो बेंच का हाइट बोल रहा है, वो जो एक्सकावेटर इस पे डिप्लॉयड होगा, जो मशीन लगा हुआ है, उस मशीन का जो डिगिंग हाइट होगा, मतलब कि जहां तक वो मशीन को काट सकता है, वो डिगिंग हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिगिंग हाइट मतलब कि जिस हाइट तक काट सकता है, एक्सकावेटर के डिगिंग हाइट से ज्यादा बेंच का हाइट नहीं होना चाहिए। डिगिंग हाइट से ज्यादा बेंच हाइट नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन हो गया। हाइट से रिलेटेड जो है यही है। अब उसके बाद इसका विड्थ, जो बेंच मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में जो विड्थ होगा, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया बोल रहा है कि इसका विड्थ जो है, जो बेंच का जो विड्थ होगा, विड्थ से मतलब है ये वाला विड्थ W। पहला बोल रहा है कि हाइट से जो है कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन हाइट। जो बेंच का हाइट है उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि हाइट से आप ज्यादा बेंच का विड्थ रखते हैं तो सेफ है। ये जो बेंच का हाइट है, इससे कम ज्यादा होना चाहिए बेंच का विड्थ। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि उस पर, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि इस पर जो बड़ा से बड़ा मशीन काम कर रहा है, बड़ा से बड़ा एक्सकावेटर काम कर रहा है, तो एक्सकावेटर का जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई से कम 2 मीटर ज्यादा होना चाहिए। मतलब लार्जेस्ट एक्सकावेटर जो काम कर रहा है, या लार्जेस्ट मशीन जो उस पर डिप्लॉयड है, +2 मीटर लार्जेस्ट मशीन का विड्थ, इसका जो विड्थ है +2 मीटर। और तीसरा कंडीशन है कि उस पे यदि डंपर घूमता है तो डंपर विड्थ का 3 टाइम्स। ठीक है, बैक का साउंड अब नहीं आएगा, बैक का साउंड थोड़ा देर बाद। ये 3 कंडीशन है। पहला बोल रहा है कि बेंच का जो हाइट है, उससे कम बेंच का विड्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा दे रहा है कि उस पर जो मशीन डिप्लॉयड है, उसके मशीन के चौड़ाई से 2 मीटर ज्यादा होना चाहिए कम से कम। तीसरा बोल रहा है कि यदि बेंच पे डंपर का मूवमेंट है तो उसका 3 गुना होना चाहिए। और ये तीनों में जो आएगा, व्हिच एवर इज मोर, ये तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा, उतना कम से कम मेंटेन करके रखना होगा। अब जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, किसी माइंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि वहां जो डंपर यूज हो रहा है, डंपर का विड्थ है 4 मीटर। वहां पर जो बेंच का हाइट है, वो दिया हुआ है, मान लिया जाए कि 6 मीटर। वहां पर जो लार्जेस्ट मशीनरी है, उसका विड्थ मान लिया जाए कि ये दिया हुआ है, लार्जेस्ट जो एक्सकावेटर या मशीन है, उसका विड्थ सपोज किया जाए कि दिया हुआ है कि 8 मीटर है। तो ये तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कंडीशन में हम लोग निकालेंगे कि बेंच का विड्थ, इस पे बेंच का विड्थ कितना होगा, इस पे बेंच का विड्थ कितना होगा, और इस पे बेंच का विड्थ कितना होगा। तो जब डंपर का विड्थ, अगर डंपर के विड्थ पर जाएंगे तो इसका बोलता है कि 3 टाइम्स कम से कम होना चाहिए, तो ये 12 मीटर आ रहा है। हाइट ऑफ बेंच 6 मीटर है, तो 6 मीटर कम से कम होना चाहिए, ये आ रहा है इसके हिसाब से। लार्जेस्ट मशीनरी के हिसाब से कितना आ रहा है, 8 मीटर प्लस 2 मीटर, ये कितना आ रहा है, 10 मीटर। तो एक से 12 मीटर आया, दूसरे से 6 मीटर आया, तीसरे से 10 मीटर आया। तो ये तीनों में जो ज्यादा होगा, तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, ये 12 हुआ। तो 12 मीटर जो है मिनिमम हमको विड्थ बेंच विड्थ मेंटेन करना होगा। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 ये डाटा दे देगा कि इस कंडीशन में बेंच का जो विड्थ है वो मिनिमम कितना होगा। तो ये बेंच के विड्थ के लिए ये डाटा है। हॉल लोड का विड्थ का थोड़ा सा अलग डाटा होता है। फिर राठौर क्या बोले, डंपर होगी
क्योंकि 3 टाइम्स मोर देन अदर। आदित्य क्या पूछ रहे, हार्ड रॉक बेंच का स्लोप किस पे डिपेंड करता है मैकेनाइज्ड मैनुअल में? ये हार्ड रॉक में बेंच का स्लोप का दिया नहीं, वहां पर एडेक्वेट वर्ड यूज किया है। वैसे जो उस मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे स्टीप नहीं होना चाहिए। मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे स्टीप नहीं होना चाहिए। बाकी वहां पर सिंपल वर्ड दिखा है एडेक्वेटली बेंच्ड या एडेक्वेटली स्लोप्ड, उसका एंगल नहीं दिया है। हार्ड रॉक में सिंपल वर्ड है। फिर से हम लोग ऐसा करते हैं, रेगुलेशन के लाइन को फिर एक बार देख लीजिए। एक तो मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करेगा, बाकी वहां का क्या डिसकंटिन्यूटी वगैरह है। लेकिन यहाँ इसमें वर्ड सिंपल यूज किया है, हार्ड में एडेक्वेटली स्लोप्ड, मतलब ड्रेसिंग किया हुआ रहेगा प्रॉपरली। डिग्री में उसका नहीं दिया है। इन एक्सकवेशन हार्ड एंड कंपाउंड यहाँ पर भी डिग्री में नहीं दिया है। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में भी एलुवियल सॉइल का हाइट दिया है, बेंच का हाइट दिया है, स्लोप के बारे में नहीं दिया है। तो मटेरियल के एंगल ऑफ रिपेज पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज से स्टीप नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग अब आते हैं इस पर जो कुछ ऑब्जेक्टिव जो पूछा है एग्जाम में उसको देख लेते हैं। हाइट ऑन बिट एंड बेंचेस देख लिए, ये देख लिए, ये हो गया। अब ये जैसे एग्जाम में पूछा है एमसीएल एनसीएल का एग्जाम का है 2023 सीबी लेटेस्ट है। Width of any bench of an open cast mine shall not be less than, ये 3-4 चीज दिया हुआ है। Width of any bench of an open cast shall not be less than, किससे कम नहीं होगा। बोला if dumper ply on the bench 3 times the width of the dumper। तो हम लोग वो 3 कंडीशंस देखे थे, उसमें से ये फिट बैठ रहा है। Width of any bench in open cast mine shall not be less than if dumper ply on the bench 3 times the width of dumper। बाकी ये नीचे लेंथ ऑफ ब्लास्ट होल ये तो नहीं होगा। ये है width of widest machine plying on the bench, ये भी नहीं होगा इसलिए कि इसमें +2 मीटर था। डिगिंग हाइट ऑफ मशीन यूज्ड फॉर डिगिंग एक्सकावेशन, ये कुछ हो सकता था लेकिन यहाँ पर एक्चुअली उसमें डिगिंग हाइट नहीं, इसमें क्या लिखा है, बेंच हाइट लिखा है। इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर ये पहला वाला बैठ रहा है, बेंच हाइट से कम विड्थ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा हॉल रोड से रिलेटेड जो कुछ डाटा है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हॉल रोड से भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हॉल रोड पे जो बर्म होता है उसको देख लेते हैं। हॉल रोड के अलोंग जो बर्म होता है जिसको कि पारापेट वाल भी शायद लिखा है, और उसी को इम्बैंकमेंट भी लिख दिया है। लेकिन ये इम्बैंकमेंट बर्म या पारापेट वाल जो है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए, हॉल रोड का है। जो 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन में इम्बैंकमेंट वर्ड लिखा है, लेकिन ये 2018 ये सिर्फ हॉल रोड के लिए है। इस इम्बैंकमेंट से नदी नाला वाला का मतलब नहीं है। बहुत लोग देखे कि अभी एग्जाम जो एमसीएल का हुआ उसमें ग्रुप में शायद शेयर कर रहा था कि इम्बैंकमेंट का जो है ये वाला जो 2018 का डाटा दिया है वही होगा, वो नहीं, वो गलत होगा।
2018 वाला पहले बर्म एम्बैंकमेंट या रोड के किनारे जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हॉल रोड के किनारे जो मान लिया जाए कि ये रोड है, एक तरफ से मान लीजिए कि वॉल जैसा ही है, और ये यहाँ पर सपोज कीजिए कि हॉल रोड है जिसके नीचे इधर गड्ढा जैसा है। अगर बिल्कुल लेवल है तो ये बर्म देने का जरूरत नहीं है, लेकिन इधर गड्ढा है जहां से कि ये फॉल उल हो सकता है। तो उस कंडीशंस में बोलता है कि यहाँ पर एक बर्म देने के लिए, ये बर्म जो बोलता है उसका तीन चीज है कि कितना हाइट होगा, कितना विड्थ होगा और क्या स्लोप होगा। ये तीन चीज इसमें दिया हुआ है। तो हाइट जो बोलता है, सबसे पहले हाइट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बर्म का हाइट कितना होगा। बर्म का हाइट बोलता है दो चीज है, या तो टायर हाइट से कम नहीं होना चाहिए, टायर हाइट, या 1 मीटर। ये दोनों में जो ज्यादा होगा, दोनों में जो ज्यादा होगा उतना बर्म का हाइट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी डंपर का टायर का हाइट, मान लिया जाए कि डंपर का टायर का हाइट 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, या 0.75 मीटर है। तो इस कंडीशन में मिनिमम हमको बर्म कितना मेंटेन करना होगा? इस कंडीशन में भी मिनिमम जो बर्म का हाइट है वो 1 मीटर कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। आप मान लेते हैं दूसरा, किसी टायर का जो डायमीटर है वो जो है 2.5 मीटर है। तो इस कंडीशन में हमको हाइट कितना मेंटेन करना होगा? अब यहाँ 1 मीटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमको 2.5 मीटर। रिकॉर्डेड वीडियो कौन सा फाइल में है? सिकंदर, इसको देखते हैं, इसको अपलोड करेंगे। एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो अभी हम देखें कि जो कोर्स परचेज किए हुए लगता है उसी को ऐसे शायद मिला होगा। इसको देखते हैं, हम अपलोड कर देंगे फ्री कंटेंट में, फ्री कंटेंट में इसको अपलोड कर देंगे हम। इसको समझ लीजिए, ये डंपर का। तो यहाँ जो एम्बैंकमेंट है, सबसे पहला कि नदी नाला से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ इसका हाइट कितना होगा? हाइट में हम लोग डिस्कस किए, हाइट जो है 1 मीटर से कम नहीं होगा या टायर हाइट से कम नहीं होगा। टायर हाइट ज्यादा है तो ये अप्लीकेबल है, टायर हाइट यदि 1 मीटर से कम है तो ये 1 मीटर वाला अप्लीकेबल होगा। दूसरा, इसका विड्थ कितना होगा? तो विड्थ में दो केस है, विड्थ में दो है कि टॉप का कितना विड्थ होगा और बॉटम का कितना विड्थ होगा। विड्थ में दो केस है। तो टॉप विड्थ बोलता है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और इसका जो बेस का जो बॉटम विड्थ होगा ये कितना? 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और बॉटम जो बेस का विड्थ है ये कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। टू विड्थ टॉप में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और बॉटम में जो है 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका स्लोप, तो ये दोनों तरफ जो स्लोप होगा, इधर और इधर जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री से स्टीप नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से कम एंगल पर ये हो सकता है। तो ये तीन डाटा है हाइट से रिलेटेड, टायर हाइट या 1 मीटर, टॉप विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होगा, बॉटम विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अभी शायद ये एमसीएल के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन इम्बैंकमेंट वाला पूछा था, तो बहुत लोग शायद जो है इसी इम्बैंकमेंट को सही मान लिया। जबकि जो नदी नाला वाला जो इम्बैंकमेंट है वो हम लोग इसके पहले जो माइनिंग प्लस पे जो क्लास ले रहे थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। उस इम्बैंकमेंट को भी एक बार देख लीजिए, हालांकि सर्कुलर में हमको अभी तक वो मिला नहीं। ये हम लोग एमसीएल के पहले वाला जो हम लोग क्लास ले रहे थे उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये जो इम्बैंकमेंट का जो हाइट होता है, अब हम लोग ये रिवर वाला में आ गए। रिवर के अगेंस्ट में जो इम्बैंकमेंट बनाते हैं, रिवर नादा के अगेंस्ट में, वो इम्बैंकमेंट का टॉप का विड्थ कितना होना चाहिए? 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
कंपेयर दोनों में कीजिए, वहां पर कितना पर है 1 मीटर, यहाँ पर कितना बोला है टॉप बिट 3 मीटर से कम नहीं। इसका हाइट, वहां पर हाइट कितना पड़े थे 1 मीटर या टायर हाइट, यहाँ पर बोल रहा है ये वाला हाइट 3 मीटर से कम नहीं, नहीं मतलब टॉप बिट भी 3 और हाइट भी 3 मीटर से कम नहीं। कहाँ से? एचएफएल से, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है जहां तक पानी आता है, वो एचएफएल से कम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए हमारा ये एम्बैंकमेंट का हाइट, और टॉप बिट उसका 3 मीटर। और ये दोनों तरफ जो स्लोप है उसमें कितना था 45 डिग्री, यहाँ पर कितना है 1 हॉरिजेंटल टू 1 सॉरी 1.5 हॉरिजेंटल, 1.5 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल से स्टीप नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है अग्नि, क्या बोले ये तो पारापेट का है टॉप 30 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, ये पारापेट का नहीं, टॉप एक टॉप 1 मीटर हम लोग जो पढ़े वो बर्म वाला पढ़े, वो जो हॉल लोड का पारापेट वाला या एम्बैंकमेंट जो हॉल लोड का था उसमें 1 मीटर था, लेकिन जो नदी नाला के अगेंस्ट में जो एम्बैंकमेंट बनाते हैं उसमें ये 3 मीटर है। और इसके लिए प्रीवियस क्लास में हम लोग रेफरेंस भी लिए थे कि कहाँ से लिए हैं, तो ये एचपी सोनी के बुक से लिए थे। उस समय हो सकता है डीजीएमएस से कहीं कुछ परमिशन देता होगा तो ये डाटा कहीं से लिया होगा, सर्कुलर में भी कहीं हो सकता है लेकिन मिला नहीं। तो ये इसी में ये दिया हुआ है कि पोखरिया खान या वहां आसपास में जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो एचएफएल से कम ये देखिए 3 मीटर ऊंचा होगा। बांध की चौड़ाई ऊपर में 3 मीटर इसमें दिया हुआ है। बांध ढह ना जाए इसके लिए इसका ढाल 1.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुभम क्या बोल रहा है सर, एक बार स्लोप रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, स्लोप को एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्लोप ये बता रहे हैं, ये नदी नाला के केस में जो एम्बैंकमेंट होगा, नदी नाला के केस में जो एम्बैंकमेंट होगा वो इस डिजाइन का होना चाहिए। इधर मान लिया जाए कि हमारा ये नदी है, पानी भरा हुआ है, इसका एचएफएल यहाँ तक है, एचएफएल, तो इस एचएफएल से कम 3 मीटर हाइट होगा, ये तो क्लियर हो गया। ऊपर का बिट भी 3 मीटर से कम नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये वाला जो स्लोप होगा दोनों तरफ, या एटलीस्ट जो इस साइड का जो स्लोप होगा, जो नदी के तरफ वाला जो स्लोप है, वो स्लोप बोलता है 1.5 हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल, इससे स्टीप नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कि ये हाइट हम 3 मीटर ले रहे हैं, अगर ये हाइट हम 3 मीटर ले रहे हैं, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन मतलब कि ये इसका जो क्रेस्ट और इसका जो टो होगा उसके बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा 3 इंटू 1.5, ये कितना हो जाएगा 4.5। ये होना चाहिए कम से कम 4.5, तब आप रेशियो निकालिएगा तो 1.5 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल आएगा। मतलब कि जो वर्टिकल हाइट है उसका कम से कम 1.5 गुना ज्यादा ये इसका क्रेस्ट और टो के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ स्लोप से मतलब यही है। ये क्लियर हुआ? सुबह हो गया सब क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये दोनों एम्बैंकमेंट अलग अलग है। तो ये हॉल लोड का हम लोग देख लिए कि हॉल लोड का जो बर्म होगा उसका बर्म, और ये बर्म का जरूरत कहाँ है, बर्म का जरूरत तभी है जब कोई रोड या हॉल लोड जो है वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हाइट पर हो। इसके लिए जो गजेट नोटिफिकेशन है उसको एक नजर देख लीजिए, इसी से हम इसको जो इम्पोर्टेंट चीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। सबसे पहला ये जो एम्बैंकमेंट वाला पार्ट देखिए, ये टॉप जो है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, बॉटम 2.5, ये हम लोग इसका देख रहे हैं, ये हॉल लोड वाला। और ये कब दिया, वेयर एनी रोड एक्जिस्टिंग एबव लेवल सराउंडिंग एरिया से ऊपर हो, मतलब कि इधर गड्ढा है तभी हमको ये रोड पर ये
बर्म देने का जरूरत है। बर्म का ये डायमेंशन हो गया। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हॉल लोड का बिट। हॉल लोड का बिट के लिए दो केस लिया है। एक केस लिया है कि मान लिया जाए कि रोड हमारा जो है वन वे है, मतलब कि ऐसा रास्ता है लोडेड जाने के लिए एक और एम्प्टी आने के लिए एक है, मतलब भरा हुआ गाड़ी एक तरफ से जा रहा है, खाली गाड़ी दूसरे तरफ से आ रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग है, अगर ये दोनों अलग अलग है, जाने का अलग और आने का अलग, तो इस केस में रोड का अलग बिट दिया है। और दूसरा एक ही रोड से आना जाना है तो उस केस में अलग दिया है। तो पहला हम लोग ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे माइंस का जो हॉल लोड ऐसा है कि लोड वाला जो है इस रोड से जाता है और एम्प्टी के लिए जो है एक अलग रोड दिया हुआ है, इस रोड से जाता है। दो अलग अलग है, मतलब कि लोडेड गाड़ी के लिए अलग, एम्प्टी के लिए अलग है। तो जब सेपरेट सेपरेट रहेगा तो उसमें बोलता है कि जो वाइडेस्ट डंपर है, जो सबसे वाइड डंपर है, जो वाइडेस्ट डंपर चल रहा है, वो डंपर विड्थ प्लस 5 मीटर होना चाहिए। कब? जब हमारा सेपरेट आने जाने का अलग अलग रास्ता है तब। और ये बोलता है अलग अलग रास्ता ही रखने के लिए, अलग अलग रहेगा तो ज्यादा सेफ है। लेकिन जहां पर अलग अलग ऐसा करना संभव नहीं है, जगह कम है या कोई और इशू है, और एक ही रोड से आने का भी काम हो रहा है, जाने का भी काम हो रहा है, तब उस केस में बोलता है कि जो डंपर उसमें यूज हो रहा है, वो 3 डंपर को खड़ा कीजिए और तीनों डंपर खड़ा होने के बाद भी कम से कम 5 मीटर का विड्थ यहाँ बचना चाहिए। मतलब कि 3 इंटू डंपर विड्थ प्लस 5 मीटर, ये वाला डायमीटर ये है। कब? जब हमारा एक ही रोड से आना जाना होगा तब। अदर केसेस में कितना है? D+5 मीटर। यहाँ भी है D+5 मीटर, जहां पर कि D क्या है? D+5 मीटर, जहां पर कि D क्या है? D हमारा है डंपर विड्थ। तो हॉल लोड का चौड़ाई आपको ये क्लियर हो गया कि कितना रहेगा। दूसरा है कि हॉल लोड का जो ग्रेडियंट होगा, हॉल लोड का जो ढाल होगा, वो बोलता है 1/16 से स्टीपर नहीं होना चाहिए। हॉल लोड का ढाल कितना होना चाहिए? 1/16 से स्टीपर नहीं होना चाहिए। और 1/16 का मतलब क्या हुआ कि 16 मीटर हम जब हॉरिजेंटल जाए 16 मीटर, तो ये वर्टिकल फॉल जो है 1 मीटर से ज्यादा का नहीं मिले, मतलब ये इस टाइप का लगभग रोड होगा। तो हॉल लोड 1/16 से स्टीप नहीं होगा। उसके बाद माइंस में क्या है कि हॉल लोड तो ये जनरल आने जाने के लिए एक हॉल लोड रहेगा। उसके बाद हर बेंच पर क्या होता है, इसको ऐसे ही समझ। एक तो माइंस के पेरीफेरी के अलोंग ये रास्ता जैसे जैसे है ये हॉल लोड हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये डिफरेंट बेंच है, ऐसे ऐसे बेंच है। अब बेंच पर मशीन को आने जाने के लिए क्या होता है, कहीं कहीं पर एक बेंच से दूसरे बेंच पे रास्ता काट कर ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे काट के या थोड़ा सा तिरछे करके बना देगा। तो एक बेंच से दूसरे बेंच पर बनाने के लिए कभी कभी जो रास्ता बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैंप। क्या बोलते हैं? रैंप। और ये रैंप के केस में बोलता है कि इसका जो ग्रेडियंट है, रैंप का ग्रेडियंट जो है 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रैंप का ग्रेडियंट 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रैंप के यूज क्या, रैंप पर कौन मशीन चलने के लिए बनाता है? क्राउलर माउंटेड या चेन माउंटेड जो मशीन है, बोलता है उसी को चलने के लिए। इसमें बोलता है टायर माउंटेड मशीन को नहीं चलाइए। टायर माउंटेड मशीन को ले जाना है तो उसके लिए कितना चाहिए? 1/16 वाला जो रोड है उसी पे चलाने के लिए। हॉल लोड हो या बाकी रोड जितना भी होगा वो 1/16 के रहेगा। रैंप जिसपे कि सिर्फ क्राउलर माउंटेड या चेन माउंटेड जैसे ड्रिल हो गया या डोजर हो गया, या चेन माउंटेड जो एक्सकावेटर है, बैकहू हो या सोबेल हो, वो सब को चलने के लिए जो है एक बेंच से दूसरे बेंच पर मार्च करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा ढाल मिलाकर जो रोड बनाते हैं,
उसको रैंप बोलते हैं। ग्रेडियंट 1/10 से ज्यादा नहीं होगा। और इसमें एक चीज और दिया है कि ये रैंप का जो लेंथ होगा, अब ऐसा नहीं कि रैंप बहुत लंबा बना दीजिए, वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। एक रैंप जो है एक स्ट्रेच में 50 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पर 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक ग्रेडियंट से रिलेटेड, रैंप के ग्रेडियंट से रिलेटेड, रैंप पे चेन माउंटेड या टावर माउंटेड चलेगा उससे रिलेटेड। दूसरा, एक रैंप का जो स्ट्रेच होगा मैक्सिमम 50 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो ऑब्जेक्टिव जो पूछा है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हॉल लोड देख रहे हैं, यहाँ ये दिखा रहा है, एम्प्टी के लिए अलग है, लोडेड एक तरफ से लोडेड जा रहा है, दूसरी तरफ से ये खलिया जा रहा है, दोनों के लिए अलग अलग है, बीच में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर है, अलग अलग है। तो उस केस में ये रोड का बिट, डंपर का बिट +5 मीटर होगा, इधर भी डंपर का बिट +5 मीटर होगा। लेकिन एक ही रोड से आना जाना है तो डंपर बिट का 3 टाइम्स +5 मीटर होगा। तो ये जो ओपन कास्ट माइंस का जो बेंच वाला डाटा था, बेंच में हम लोग क्या बोले थे, ये कंफ्यूजन वाला चीज है। ओपन कास्ट का जो बेंच था, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में बेंच का बिट में हम लोग क्या बोले थे कि डंपर यदि बेंच पे जा रहा है तो डंपर का बिट का सिर्फ 3 मीटर है, 3 गुना है, यहाँ पर +5 नहीं है। लेकिन जो हॉल रोड होगा वहां पर क्या बोल रहा है, अगर एक ही रोड से आना जाना है तो 3D +5 मीटर, ये डिफरेंस याद रखना होगा। यहाँ है 3D, सिर्फ यहाँ क्या है 3D +5 मीटर, हॉल लोड में 3D +5, बेंच पे सिर्फ 3D, ये डिफरेंस याद रखना होगा। कंफ्यूजन में ये दोनों में एरर आ जाता है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर ये देखते हैं, एक हॉल लोड में फिर टर्निंग से रिलेटेड है। इसके लिए अभी वाला ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ चेंजेस किया है। टर्निंग पर क्या होता है, विजन का प्रॉब्लम होता है, ब्लाइंड इंड आ जाएगा, ऐसे ऐसे टर्निंग है, इधर वाला यहाँ से ऑपरेटर को इधर वाला दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्लियर विजिबिलिटी हो, इसके लिए दिया है कि जो डंपर या जो भी मशीन चल रहा है, शुभम क्या लिख रहे हो? हाँ, रनअवे रैंप भी ओपन कास्ट में यूज होता है, सुजीत। ठीक है, उस सबको देख लेंगे, रनअवे रैंप होता है वो जब ज्यादा ग्रेडियंट से ढाल में आना रहता है, तो वो सेफ्टी डिवाइस टाइप का है, वो एक तरफ किनारे से रास्ता निकाला रहता है, उसको रनअवे रैंप बोलते हैं। उसको देखते हैं, करा लेंगे कभी। पारापेट वाल से मतलब है वो जो ब्रिक का या कंक्रीट का, सिकंदर जो पूछ रहे हो, पारापेट वाल से मतलब है कि वो जो ब्रिक या कंक्रीट का जो दीवार इस टाइप से जो बना देता है उसी को पारापेट वाल बोल रहा है। ये पारापेट वाल हुआ। तो ये पारापेट वाल भी यदि रोड के किनारे हमारा रोड है तो वहां पर भी वो डायमेंशन वही होगा, ये 1 मीटर ऊपर, बेस जो है ये 2.5 मीटर, और ये वाला जो ये स्लोप है ये 45 डिग्री से स्टीप नहीं होना चाहिए। कहाँ बनाते हैं सर? पैरापेट वाल बनाना होगा जहां पर ये परमानेंट नेचर का हॉल लोड है, वहां पर बना के छोड़ दीजिए। परमानेंट नेचर का हॉल लोड है और ये क्या है हमारा, उसके नीचे जो है बिल्कुल इधर ये खाई जैसा है, गड्ढा है बहुत बड़ा, इधर ये घाटी जैसा है, गिरने का डर है। तो उस जगह पर ये जो बर्म रहेगा वो पारापेट वाल रहेगा, ऐसे पूरा लंबा वाले लॉन्ग लगा हुआ, और वो इस टाइप का ब्रिक का या कंक्रीट का वाल बोलेंगे, यहाँ जो लग बना हुआ रहेगा। ये बिल्कुल खाई है, तो ये परमानेंट, और परमानेंट नेचर का हॉल लोड है, तब बहुत दिन तक चलना है तो इस टाइप का पारापेट वाल देके देते हैं। नहीं नहीं, हाँ, इसको आप इम्बैंकमेंट भी ऑब्लिक करके दिया है ना, इम्बैंकमेंट बोलिए या पारापेट वाल। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, हमारा कंसेप्ट में तो यही है, अगर पारापेट वाल कुछ अलग है तो इसको फिर हम देख के बताएंगे।
या डिस्कस कर लेंगे फिर बताएंगे हम इस दोनों को। हाँ, क्लियर विजन वाला एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। अब तो इस रोड में बोल रहा है कि ऐसा यदि टर्निंग आ रहा है तो टर्निंग पर जो व्हीकल या डंपर जा रहा है वहां पर जो क्लियर विजन है, पहले जो डीजीएमएस का सर्कुलर था उसमें दिया हुआ था कि 30 मीटर का एटलीस्ट क्लियर विजन होना चाहिए, मतलब जहां डंपर जा रहा है उसका 30 मीटर कम से कम दिखना चाहिए। लेकिन ये कब, ये पुराना सर्कुलर का बता रहा है, अभी भी बुक में कहीं कहीं पर ये पुराना वाला किसी किसी बुक में मिल जाएगा। लेकिन अब वो 30 मीटर का डाटा चेंज हो गया है। अभी का जो गजट नोटिफिकेशन जो 2018 का आया है, गजट नोटिफिकेशन में क्या कर दिया, ये वाला चेंज कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि जो भी मशीन डंपर चल रहा है उस मशीन का बोलता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस कब, जब वो मशीन चल रहा हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और ऑपरेटर उस पे ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाएगा, जैसे ब्रेक लगाएगा उसकी तो गाड़ी रुकेगा नहीं। ब्रेक लगाएगा उसके बाद उसका जो इनर्शिया है उसके हिसाब में जाके रुकता है गाड़ी। हम लोग भी तो जब मोटरसाइकिल या कोई चीज चलाते हैं तो जहाँ रोकना रहता है उसके पहले ब्रेक लगाते हैं, या ब्रेक लगाते हैं तो उसके कुछ दूर जाके रुकता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ऑपरेटर जब ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद जितने डिस्टेंस पे जाके वो गाड़ी रुकेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कब बोल रहा है, अगर आप स्लो में आ रहे हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कम होगा, धीरे धीरे आ रहे हैं जैसे ब्रेक लगाइएगा 2 मीटर पे रुक जाइएगा। स्पीड में जा रहे हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड में जाएंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि गाड़ी जल्दी रुकेगा नहीं। तो यहाँ माइंस में जनरली 25-30 किलोमीटर के स्पीड में ही डंपर चलता है, तो यहाँ पर एक 40 किलोमीटर का रखा है डाटा थोड़ा सेफ साइड में, कि यदि डंपर 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है उस केस में हम लोग देखेंगे। चल तो क्लास एंड होगा। इसके बाद तो ये 40 किलोमीटर के स्पीड से यदि ये डंपर या गाड़ी चल रहा है तो जितने दूरी चलने के बाद ये रुकेगा ये होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये बोल रहा है कि अब जो टर्निंग होगा, टर्निंग ऐसा होना चाहिए कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स विजिबल होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि इस डंपर का निकाले ब्रेकिंग डिस्टेंस ये आ रहा है 20 मीटर आ रहा है, तो क्लियर विजन कितना बोल रहा है, 20 मीटर का 3 टाइम्स, कम से कम 60 मीटर तक का डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ अगर डंपर आया तो ऑपरेटर को ये 7 मीटर सीधा जो है एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, इस बीच में कोई टर्निंग नहीं आना चाहिए। ये कब होगा, जब ये स्मूथ टर्न रहेगा तब। और यदि ये टर्न इस टाइप का है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 60 मीटर में ब्लाइंड एंड आ गया, इधर कोई आएगा इधर से आएगा धक्का मार देगा पता नहीं चलेगा। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले हम लोग निकालेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस का उसका 3 टाइम्स करेंगे, उतना कम से कम क्लियर विजिबिलिटी टर्निंग पर होना चाहिए। मतलब यहाँ से देखे तो वो 60 मीटर, यहाँ भी देखे तो 60 मीटर, यहाँ भी देखे तो 60 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए जिससे कि वो क्लियर विजिबिलिटी मिल जाए। ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला। अब ये हॉल लोड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज उस गैजेट नोटिफिकेशन में था वो इतना ही था। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रेडियंट ये हॉल लोड वाला देख लिए, ये रैंप का देख लिए, 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रैंप का ग्रेडियंट 1/10 है, स्टीप नहीं होना चाहिए। हॉल लोड का ग्रेडियंट 1/16 देख लिए। हाँ, उसमें एक चीज और है, अभी जो हम लोग ये देख रहे थे ये हॉल लोड वाला में एक चीज उसमें और है। एक चीज और है, यदि ये वाला कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, कौन वाला कंडीशन, ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 टाइम्स यदि हो गया तब तो ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आया उसका 3 टाइम्स यदि क्लियर विजन है तो वो ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में बोलता है कि सेपरेट रोड रहेगा। टर्निंग के पास क्या बोल रहा है कि सेपरेट रोड रहेगा, बीच में बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिवाइडर होगा
और स्ट्रॉन्ग डिवाइडर, ये स्ट्रॉन्ग डिवाइडर है बीच का, और ये दोनों आने जाने के लिए एक से एम्प्टी जाएगा, दूसरे से लोडेड आएगा, दोनों का अलग अलग रास्ता होगा। और यहाँ पर जो दोनों रोड का जो विड्थ होगा, वो जो लार्जेस्ट डंपर प्लाई कर रहा है उसका दुगना 2D+3 मीटर होना चाहिए। यहाँ भी ये कितना होगा, 2D+3 मीटर होना चाहिए। 40 का 3 टाइम्स तो 120 होगा सर। हाँ नरेंद्र क्या पूछ रहा है, 40 का, वहां पर जो 40 है वो था कि अगर डंपर हमारा 40 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डंपर आ रहा है, अब इसमें ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाएगा तो अचानक तो रुकेगा नहीं। अब ये कितना भारी भरकम गाड़ी है उस पर निर्भर करता है कि कितना दूर में रुकेगा, इनर्शिया के कारण। तो ये जितना दूर में जाके रुकेगा वो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। ये 40 से 3 में गुना नहीं करना है। 40 किलोमीटर पर आवर से जब आ रहा है और ये कितना दूर में रुकेगा, हो सकता है कि ये 20 मीटर में रुक जाए, हो सकता है कि ये 10 मीटर में रुक जाए, हो सकता है कि ये 30 मीटर में रुक जाए। अगर 20 मीटर में रुकेगा तो क्लियर विजन कितना होना चाहिए, 20 गुने 3 60। 10 मीटर में रुकेगा तो क्लियर विजन कितना होना चाहिए, 30। 30 मीटर में रुकेगा तो क्लियर विजन कितना होना चाहिए, 90। ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि ठीक है, अगर अगर ये टर्निंग है लेकिन इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो क्या हुआ कि अगर ये शार्प टर्निंग भी है तो ये ब्रेक लगाएगा तो रुक जाएगा। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके उसमें क्लियर विजिबिलिटी 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर मतलब ब्रेक लगाए जाते जाते फिर भी हमको एक 3 टाइम्स रहने में क्या होगा, यहाँ से ब्रेक लगाए तो यहाँ तक ये रुक जाएगा, लेकिन ये 3 गुना लिया है, 3 गुना लिया है ताकि अगर नहीं भी रुका तो सेफ साइड कुछ बचा हुआ रहे। तो ये 40 का 3 टाइम्स नहीं करना है, 40 के स्पीड से जब आ रहा है तब हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालेंगे, और वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में 3 से गुना करेंगे। उतना कम से कम हमारा ये क्लियर कट विजन होना चाहिए। क्लियर विजन से मतलब क्या है कि मतलब वो टर्निंग पर स्ट्रेट लाइन कहीं से भी ड्रॉ करे तो वो स्ट्रेट लाइन कम से कम 3 टाइम्स और बीडी होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस हर जगह पर ये आना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा दिखे। नहीं तो दिखेगा नहीं तो बीच में क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और जहां पर ये पॉसिबल नहीं है 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस, उस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सेपरेट रोड होगा। क्या होगा, सेपरेट एम्प्टी का, सेपरेट लोडेड का। और यहाँ पर जो रोड का चौड़ाई होगा टर्निंग के पास, वो डंपर का बिट का 2 टाइम्स ऑफ डंपर बिट +3 मीटर होना चाहिए कम से कम लोडेड के लिए, और उतना ही होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ डंपर बिट +3 मीटर इसके लिए। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। गजेट नोटिफिकेशन में इसी चीज को लिखा है। हाँ इसी चीज को जैसे यहाँ लिखा है, ऑल कॉर्नर एंड बेंड्स ऑन रोड शैल बी मेड इन सच ए वे, जितना भी कॉर्नर या बेंड्स है वो ऐसा रहना चाहिए कि ऑपरेटर को क्लियर विजन मिले, क्लियर व्यू डिस्टेंस मिले, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस एज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर। और ये मैन्युफैक्चरर बताएगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस उसके एचईएमएम का कितना है। मतलब कि वो जो अब गाड़ी क्या है कि 40 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा तो ब्रेक लगाने पर कितना दूर में रुकेगा, 30 किलोमीटर से स्पीड में है तो ब्रेक लगाने में कितना रुकेगा। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर वाला लेना है, और ये हो गया। और ये जहां संभव नहीं है वहां क्या लिखा है कि जो विड्थ है उसका 2 टाइम्स +3 मीटर, लार्जेस्ट व्हीकल के विड्थ के 2 टाइम्स +3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो आज हम लोग हॉल लोड वाला देख लिए, ओपन कास्ट का बेंच देख लिए, मैकेनाइज्ड का देख लिए, मैनुअल का देख लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पहले देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 1 घंटा से ज्यादा, पर 1 घंटा से ज्यादा का क्लास फिर बोरिंग होने लगेगा, तो क्लास को इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ये जो पूछा हुआ है। जो इससे रिलेटेड जो अभी हम लोग क्लास किए हैं उससे, जैसे एनसीएल 2023 का क्वेश्चन है,
If the diameter of dumper wheel is 2.5 मीटर, then the height of the berm. डंपर का व्हील का डायमीटर कितना है? डंपर का व्हील का डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 मीटर, तो हाइट ऑफ बर्म भी कितना होगा? 2.5 मीटर। यदि ये डायमीटर आता 60 सेंटीमीटर, तो उस केस में डायमीटर बर्म का हाइट कितना होता? उस टाइम में बर्म का हाइट होता 1 मीटर। ये हम लोग डिस्कस कर लिए। ये 2.5 ये अभी 2023 वाला एग्जाम में पूछा है। तो जो डाया ऑफ हाइट है उससे कम नहीं होना चाहिए। स्पॉइल बैंक कल के क्लास में करते हैं तो इसको कर लेंगे। स्पॉइल बैंक कल के क्लास में कर लेते हैं। सुपर एलिवेशन ग्रेड है ये जैसे पूछा है। फिर एनसीएल 2018 का क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड कितना होना चाहिए? 1/16 से स्टेपर नहीं होना चाहिए। उसका फिर है इन ओपन कास्ट माइन हाईएस्ट ग्रेडियंट ऑफ एनी रोड। हाईएस्ट ग्रेडियंट कितना रहता है? वो रैंप का रहेगा कितना? 1/10 से ज्यादा नहीं रैंप का। और उस रैंप पे भी क्या क्राउलर माउंटेड मशीन ही जा सकता है। फिर 2018 का ही पूछा है, डायमीटर ऑफ डंपर व्हील। डंपर व्हील का डायमीटर कितना है? 2.5 मीटर। तो बर्म का हाइट कितना होगा? एक बार पूछा 2.5, एक बार पूछा ये 2.4। तो जितना डायमीटर है उतना बर्म का हाइट होना चाहिए। ये बर्म का हाइट वाला भी इसके पहले जो सर्कुलर था, अभी वाला सर्कुलर में क्या कर दिया? 1 मीटर या टायर डाया। इससे पुराना जो सर्कुलर था उसमें टायर डाया नहीं था, टायर डाया का आधा था। तो खैर उसमें कंफ्यूज नहीं हुआ चाहिए हुई, इसलिए पुराना बुक में कहीं कहीं वो दिख सकता है। अभी टायर डाया वाला ही याद रखिए। फिर है बर्म इज प्रोवाइडेड ऑन द एज ऑफ हॉल लोड। तो यही सही होगा। हॉल लोड के एज पे बर्म प्रोवाइड करते हैं। कब करते हैं? जब हमारा हॉल लोड सराउंडिंग एरिया से हाइट पर है तब। ये स्पेसिंग नहीं होगा, फीचर ऑफ मशीन रिलेटेड टू नहीं होगा, तो हॉल लोड से रिलेटेड। बाकी चीज ओपन कास्ट का है, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। आज क्लास इतना ही पे रखते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल जो लोग ज्वाइन किए। बाकी और कुछ इशू आ रहा है? कुछ कोई हैंड रेज है क्या? 1 मिनट, किसका हैंड रेज है? हाँ, मुंडा सरकार बोलिए। हाँ मुंडा, साउंड आ रहा है? हेलो, कट गया क्या? हेलो। हाँ सर, बोल रहे थे सर सर्वर वर्वर में कुछ करना पड़ेगा सर, बहुत बफरिंग करता है सर। अच्छा, बफरिंग कर रहा है? तो ये सर बफरिंग हर इसलिए 2 मिनट 3 सेकंड में बफरिंग हो जा रहा है बार बार। सर ऐसा में क्लासेस समझ में नहीं आता है क्या करें क्या अच्छा, बाकी किसी से और से पूछते हैं बाकी। लेकिन ये आप ही का इशू आ रहा है। पहला उधर फर्स्ट डे तो प्रॉब्लम था नेटवर्क के कारण, नहीं। लेकिन नहीं उसके सर, मेरा मतलब शुरू से अंत तक ऐसे ही हुआ सर। अच्छा, बाकी और किसी से पूछते हैं। और ये और किसी के पास ये इशू है क्या? अनूप, देवानंद, नितेश राठौर, अंबुज, रणधीर, बाकी लोग क्या मैसेज डाल रहा है? 1 मिनट, एक हैंडरेज कोई किया था। चाहिए किसका हैंडरेज है? 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ नितेश, हाँ नितेश, आवाज आ रही नितेश? राठौर क्या लिख रहा है? मेरा तो मस्त चल रहा है। देवानंद भी बोल रहा है ठीक है। टिंकू का ठीक है। मेरा भी नहीं, मेरा तो नहीं सर। नफीस का सही नहीं है और मुंडा का सही है। मेरा भी ठीक है। नितेश का ठीक है। नितेश हैंडरेज किया था, कुछ बोल रहे थे? यस सर। आपका ठीक है। हेमंत हेलो, का ठीक है। आवाज आ नरेंद्र रहा है? का ठीक है। हाँ नितेश बोलिए। सर आप स्टार्टिंग में बोले थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर, हाँ हाँ, डीजे में सर्कुलर का, उसमें फिर उसका डेफिनेशन बोले थे सर। टोटल क्या था सर? टोटल फोर्स मतलब और टोटल उसका फोर्स, उसको टोटल। असिस्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाय वो फोर्स जिसके कारण वो स्लाइड करना चाह रहा है। उसका रुकिए, स्क्रीनशॉट है उसमें। ये समझ में नहीं आया था सर ये वाला। अच्छा ठीक ठीक है, उसको 1 मिनट, उसको निकालते हैं। एक्चुअली उसका न्यूमेरिकल बनाने पर वो कंसेप्ट क्लियर होगा। हम न्यूमेरिकल में नहीं गए कि न्यूमेरिकल में एग्जाम में बिना कैलकुलेटर का बनेगा नहीं और वो पूछता नहीं है।
ओ सर। ये देखिए लिखा है सर इसमें से टोटल फोर्स टू रेसिस्ट स्लाइडिंग और टोटल फोर्स टेंडिंग टू इंड्यूस स्लाइडिंग। मतलब कोई भी जो स्लोप है या कोई भी बेंच है तो उसमें वो फेल कब होगा। एक मिनट, जैसे ये मान लिया जाए